भक्ति में लीन संविधान की धज्जियां उड़ाने वाली ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय को एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की लताड़ सुननी पड़ी है। ईडी की मनमानी से सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई भड़क उठे और उन्होंने एक ही झटके में ईडी की सारी हेकड़ी निकाल दी है। खुद को सुपर समझ रही ईडी को हद में रहने का आदेश दे दिया गया है। आपको बता दें कि एक और जहां सीजेआई गवई ने ईडी की हेकड़ी निकाल दी है, तो वहीं दूसरी ओर एम.के. स्टालिन ने एक बार फिर से मोदी सरकार को जोर का झटका दिया है। सीजेआई बी.आर. गवई ने ईडी के खिलाफ कड़े आदेश आखिर क्यों दिए और इस पूरे मामले का एम.के. स्टालिन और पीएम मोदी से क्या लेना देना है, ये सब आपको इस रिपोर्ट में जरूर बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है कि कम से कम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि क्यों तमिलनाडु के शराब घोटाले को दिल्ली के शराब घोटाले की तरह देखा जा रहा है। दोस्तों, केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार और तमिलनाडु की एम.के. स्टालिन सरकार के बीच में बहुत दिनों से 36 का आंकड़ा चल रहा है और हर बार स्टालिन मोदी सरकार को पटखनी देने में कामयाब भी हो जाते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। स्टालिन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके ईडी की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की थी और इस याचिका की सुनवाई सीजेआई बी.आर. गवई ने की और ईडी की जमकर आलोचना भी की है। जस्टिस बी.आर. गवई ने तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि ईडी अपनी सीमाएं लांघ रही है, अपनी सीमाओं को क्रॉस कर रही है। मामला तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन के कथित भ्रष्टाचार का बताया जा रहा है। राज्य सरकार का दावा है कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसमें पहले से ही 41 एफआईआर राज्य सरकार दर्ज कर चुकी है। इसके बावजूद ईडी ने अचानक छापेमारी करके निगम के लोगों के मोबाइल और दस्तावेज जब्त कर लिए हैं। वहीं अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का दावा है कि 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है और तमिलनाडु सरकार की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने दलील दी कि निगम ने शराब की दुकानों के लाइसेंस दिए हैं और कुछ लाभार्थियों ने नकद लेन देन किया है। इसलिए राज्य सरकार ने व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, न कि निगम के खिलाफ। ईडी 2025 में सामने आता है और निगम व मुख्यालय पर छापा मारता है। सभी फोन जब्त कर लिए जाते हैं, सब क्लोन कर लिया जाता है। कपिल सिब्बल के सवाल पर सीजेआई गवई ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एस.जी. राजू से पूछा कि आप निगम के खिलाफ अपराध कैसे तय कर सकते हैं। यहाँ पर सॉलिसिटर जनरल राजू इस सवाल का जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद में सीजेआई गवई का गुस्सा चौथे आसमान पर पहुंच गया और वो भड़क उठे। जस्टिस गवई ने कहा कि आपकी ईडी सभी सीमाएं पार कर चुकी है, इसलिए ईडी की आगे की कार्रवाई पर रोक लगाई जाती है। कपिल सिब्बल ने यह भी तर्क दिया कि ईडी का फैसला संविधान और निष्ठा का उल्लंघन है। इस रोक के बाद में ये स्पष्ट हो गया है कि ईडी संविधान की सीमाओं को लांघ रही है। ये कोई पहली बार नहीं है जब सुप्रीम कोर्ट ने ईडी और सीबीआई जैसे संस्थानों पर रोक या लताड़ लगाई हो। इससे पहले भी दिल्ली और झारखंड के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें फटकार लगाई थी, लेकिन ईडी अब भी भक्ति में लीन नजर आ रही है और खुद में सुधार करने के बजाय राजनीतिक हित साधने में जुटी हुई है। अब तमिलनाडु के मामले में भी ईडी की वही दिशा दिखाई दे रही है। सरकार ने एक बार फिर से मोदी सरकार के मंसूबों पर अगर कहें तो पानी फेर दिया है। केंद्र सरकार और स्टालिन के बीच में पहले भी कई मुद्दों पर टकराव रहा है, चाहे वो तमिलनाडु का राजस्व न देना हो, हिंदी को थोपने का मामला हो या फिर लोकसभा परिसीमन का विरोध हो। इस बीच राज्यपाल द्वारा कई अहम बिल रोके गए थे, जिस पर स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि कोई भी बिल राज्यपाल या राष्ट्रपति 3 महीने से ज्यादा नहीं रोक सकते हैं और अगर रोकते हैं तो फिर कारण बताना जरूरी होगा। इससे न केवल मोदी सरकार बल्कि राष्ट्रपति की भी आलोचना हुई और इस फैसले के बाद में जैसे ही नए सीजेआई बी.आर. गवई ने शपथ ली तो राष्ट्रपति ने 14 सवालों का एक पत्र उन्हें भेज दिया और फैसलों पर पुनर्विचार करने को भी कहा। हालांकि ये मामला अभी लंबित है, लेकिन तमिलनाडु सरकार के सारे बिल पास हो चुके हैं और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ईडी के बहाने केंद्र सरकार के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। ईडी की छापेमारी में 1000 करोड़ की नकदी और डाटा में छेड़छाड़ का दावा किया गया था। एक्साइज मंत्री
एस मृत्यु स्वामी और निगम अधिकारी एक एस विशाखन के घर छापेमारी की और साथ ही फिल्म निर्माता आकाश भास्करन से भी पूछताछ हुई। ईडी दिल्ली की तरह तमिलनाडु में भी सत्ता परिवर्तन कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टालिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और ईडी की कार्रवाई पर रोक लगवा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को असंवैधानिक बताते हुए केंद्र सरकार को करारा झटका दिया है। अब आपके विचार इस पर क्या हैं कि क्या ईडी मोदी सरकार के इशारों पर काम करती है? क्या ईडी दिल्ली की तरह तमिलनाडु सरकार को फंसाने की कोशिश कर रही थी? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने ईडी के मंसूबों पर एक तरीके से पानी फेर दिया है? आप इस पर क्या सोचते हैं? क्योंकि ये पहले भी देखा गया है, चाहे झारखंड हो चाहे दिल्ली हो, जहां जहां विपक्ष की सरकारें हैं, विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई के शिकंजे कसने के आरोप जो हैं वो केंद्र सरकार पर लगते रहे हैं। तो ऐसे में ये देखा गया है, क्योंकि अगर तमिलनाडु की बात करें तो वहां पर भी विपक्ष की सरकार है और लेकिन समय समय पर स्टालिन केंद्र सरकार के आगे झुके नहीं है और वो साफ साफ कह चुके हैं कि मैं दिल्ली दरबार के आगे झुकने वाला नहीं हूं। और उसी के बाद में ये देखा गया था कि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में भी थन गई थी। उसी के बाद में उपराष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे। तो एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर एमके स्टालिन को राहत दी है, ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाई है और अब बात ये भी चल रही है कि ईडी जो समय समय पर केंद्र सरकार के अंडर काम करती है, केंद्र सरकार के दबाव में काम करती है, जो अपनी सीमाओं को उल्लंघती है, उसके लिए भी एक दिशा निर्देश जारी किया जाना चाहिए, उसकी पावर्स को कम किया जाना चाहिए। तो ऐसे में ये देखना अब काफी दिलचस्प होने वाला है कि क्या वाकई में सुप्रीम कोर्ट ईडी के खिलाफ कोई बड़ा एक्शन लेने जा रहा है और जो ईडी ये विपक्षी नेताओं को फंसाने का काम करती है, क्या ईडी के चाबुक पर एक लगाम लग जाएगी या फिर नहीं? अब आगे की सुनवाई में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट क्या ईडी पर पूरी तरह से लगाम लगा देगा? क्योंकि इस पर कई याचिकाएं पहले भी लगाई गई हैं, कांग्रेस की तरफ से भी लगाई गई हैं, विपक्षी नेताओं की तरफ से भी लगाई गई हैं और ये देखा भी गया है 2014 से जब से केंद्र में यहाँ पर बीजेपी की सत्ता आई है तो ईडी का जो काम करने का तरीका है वो पूरा बदल सा गया है। और जहां पर पहले जहां पे सत्ता पक्ष के नेताओं पर भी कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब सत्ता पक्ष के चंद नेताओं पर ही कार्रवाई हुई है, जबकि आप इतिहास उठा करके देखेंगे तो विपक्ष के तमाम नेताओं पर कार्रवाई लगातार की जाती रही है। और इसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को भी फंसाने का प्रयास किया गया, खुद झारखंड के मुख्यमंत्री तो इसमें जेल भी होकर के आया और ईडी ने दिल्ली में जो मुख्यमंत्री थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी नहीं बख्शा था। तो ऐसे में अब क्या ईडी पर लगाम लग जाएगी? जो एक गाइडलाइन यहाँ पर पहले सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर दिशा निर्देश राष्ट्रपति और राज्यपालों को दिए थे कि 3 महीने के भीतर जो है वो बिल पास करना होगा, तो क्या एक और बड़ी गाइडलाइन अब सुप्रीम कोर्ट ईडी को भी देने जा रहा है? और क्या जो केंद्र सरकार अपनी मनमानी करती है उसके मंसूबों पर अब पानी फिरने वाला है? उसके जो जोड़ तोड़ करके विपक्षी नेताओं से सांठगांठ करने के आरोप लगते हैं, क्या उसके मंसूबे अब नाकामयाब होने वाले हैं? और क्या सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले यहाँ पर सुनाने जा रहा है? तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।